27 जनवरी 1993 के दिन दो लड़कियां जिनकी उम्र 10 और 12 साल की थी वो फिट्जराल्ड नेशनल पार्क इलिनॉइस के पास ही घूम रही थी। उसके आसपास जंगल बहुत मौजूद था और जैसे ही उन्होंने जंगल में अपने 2 ही कदम रखे थे तभी उनके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जी हाँ, दोनों लड़कियां बच्चियां ही थी अभी तक। वो बहुत ज्यादा डर गई और उसके बाद वो तुरंत वहां से भागी और अपने घर गई। क्या हुआ था इस कहानी में और क्या इन दोनों बच्चियों को मिला था, चलिए इस वीडियो में एक हम बहुत ही दिल दहला देने वाला केस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ यार, मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का जो 7th एपिसोड है वो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से क्लिक हो जाना चाहिए, पूरी देख लेना। तो अब बात करते हैं कि ये दोनों लड़कियां यहाँ कर क्या रही थी। तो असल में इलिनॉय के फिट्जराल्ड नेशनल पार्क के आसपास एक छोटी सी बस्ती मौजूद है और उस बस्ती से लोग आते जाते रहते हैं पास ही के मार्केट तक। तो यहाँ भी ये दोनों लड़कियां जंगल के साइड से होते हुए उस मार्केट तक जा रही थी और तभी उनका ध्यान जंगल के अंदर पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब की बार शॉर्टकट लेते हुए वो जंगल से चली जाती हैं। और जैसे उन्होंने जंगल के अंदर 3-4 कदम ही रखे थे और तभी उन्होंने घूम कर देखा और तभी झाड़ियों में उनको एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ दिखाई दिया। ये देखते ही दोनों बच्चियां डर गई। वो तुरंत वहां से भागी और अपने घर गई। घर वालों को सब कुछ बताया। घर वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने सबने मिलकर अब यहाँ पर पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची, उस सर को अपने कब्जे में लिया और आसपास के एक बड़े इलाके में सर्च जारी किया। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस को इस सर के अलावा नीचे का बॉडी पार्ट कुछ नहीं मिला। जी हाँ, सिर्फ ये सर ही था जो पुलिस के लिए टेंशन बनने वाला था। अब यहाँ मैं आपको एक कमाल का फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका वाले जो लोग हैं ना, वो नामकरण करने में बहुत माहिर माने जाते हैं। जी हाँ, ये नहीं कि थोड़ी बहुत मेहनत करके विक्टिम की पहचान पता कर ली जाए। नामकरण कर देंगे, अपनी तरफ से नाम लिख देंगे बस, और उसी नाम के सहारे अब ढूंढते रहेंगे कि हाँ जी ये किसी ने देखा है क्या। यार असली नाम तो उसका पता कर लो तुम लोग। नहीं, तो यहाँ भी इलिनॉय पुलिस ने इस अननोन सर का नाम रखा ईना जेन डो। जी हाँ, डो आपने पिछली वीडियो में भी सुना था। तो यहाँ अमेरिका में जिन विक्टिम लोगों की पहचान नहीं हो पाती उनके नाम के पीछे डो लगता है, DOA। और यहाँ ऐसे ही अब डो लगा था इस कटे हुए सर के नाम के पीछे, ईना जेन डो। अब यहाँ पुलिस को पहचान करनी थी इस ईना जेन डो की कि आखिर ये है कौन, कहां से आई और इसके साथ क्या हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले पास ही बने गांव के अंदर लोगों से पूछताछ करी और सभी को ले जाकर ये सिर दिखाया कि देखो जरा और इसको पहचानने की कोशिश करो, क्या पता है तुम्हारी ही कोई रिश्तेदार क्यों ना हो। सभी ने मना कर दिया, दूर रखो इसे, हम इसे नहीं जानते हैं। उस टाइम की पुलिस ने इस महिला के बारे में अपने कुछ अनुमान लगाए और लोगों को बताया कि जरूर ये महिला गोरे रंग की रही होगी क्योंकि इसका मुंह गोरा था। बहुत ही बढ़िया लॉजिक वाली बात करी थी वहां पुलिस ने तब। खैर, इसकी हाइट पुलिस ने मेजर नहीं करी क्योंकि नीचे का बॉडी पार्ट कुछ नहीं मिला था तो कुछ वो बोल नहीं सकते थे। इसके अलावा पुलिस ने इस महिला की जो उम्र थी वो 30 से 50 साल के बीच में रख दी। कोई छोटा गैप दे देते तो लोग थोड़ा बहुत फिर भी समझते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि इस महिला की उम्र 30 से लेकर 50 साल के बीच में हो सकती है। अब उन्होंने 30 से लेकर 50 क्यों कहा, इसका आगे कारण मैं आपको बताऊंगा। वो अपनी जगह थोड़े बहुत ठीक थे। इसके अलावा पुलिस ने इस महिला के जो मरने का कारण था वो यही बताया कि इसके शरीर से इसका सिर अलग कर दिया गया था जिसकी वजह से इसकी जान चली गई और कोई कारण नहीं है। लेकिन ये जो सिर से धड़ अलग किया गया था ना, ये इतने परफेक्ट तरीके से किया गया था कि कोई ये डॉक्टर वगैरह ही कर सकता था जिसने पहले भी ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि एकदम शार्प कट लगा हुआ था। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो बार बार उसके ऊपर ब्लेड चलाया गया हो। ऐसा था जस्ट एक बार ब्लेड चलाया और सिर धड़ से अलग। अब यहाँ पुलिस को ईना जेन डो के कपड़े वगैरह भी नहीं मिले थे, ना ही कोई आइडेंटिटी वगैरह मिली थी, तो पहचान कैसे होगी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस के अब हाथ खाली लग रहे थे और वो उम्मीद भी छोड़ रहे थे कि यहाँ उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन फिर उन्होंने सोचा बैठकर कि कोई तो होगा, जी हाँ, इस दुनिया में कोई तो होगा जो ईना जेन डो को मिस कर रहा होगा। कोई इसका दोस्त, कोई इसका परिवार वाला, कोई इसका चाहने वाला, शायद हो सकता है इसके बच्चे भी हों या फिर इसका पति हो। कोई तो होगा जो इसको चाहने वाला होगा। हमें जस्ट उस चाहने वाले को ही ढूंढना है और हमें पता लग जाएगा कि आखिर है कौन। जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से अपना पूरा जोर लगाया और उनका जोर वेस्ट गया। जी हाँ, पुलिस को नहीं पता चला कि ये महिला आखिर थी कौन। अब क्योंकि लोकल में पहचान नहीं हो पाई थी तो पुलिस को यहाँ लगने लगा था कि जरूर ये जो ईना जेन डो है
वो बाहर से यहाँ आई है। अब पुलिस का काम और मुश्किल होने वाला था क्योंकि अब उनको एक बड़ा एरिया खंगालना था, क्योंकि उस टाइम पर भी अमेरिका के अंदर हजारों की संख्या में मिसिंग रिपोर्ट्स जो थी वो पुलिस के सामने पड़ी थी। अब उनके अंदर कैसे मैच किया जाए, एक सिर के बलबूते पर कैसे किसी की पहचान की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर वो पहचान कर भी लेते तो भी इस महिला को किसने मारा ये कैसे ढूंढते वो, क्योंकि अब इस महिला को मरे हुए भी काफी टाइम हो चुका था। जी हाँ, पुलिस ने यहाँ अंदाजा लगाया था कि जब उनको वो सर मिला था उससे भी तकरीबन 2 हफ्तों पहले इस महिला की मौत हुई होगी और हमें नहीं पता कि वो कौन था। खैर, अब पुलिस एक बार फिर से लोगों के सामने आई और उन्होंने अब की बार एक अलग से ही 3D सा एक स्टैचू बनाकर दिखाया इस महिला के फेस का, और लोगों से कहा कि इस स्टैचू को ध्यान से देखो, तुमने कभी ना कभी इस महिला को जरूर देखा होगा। आसपास के सभी शहरों में इस स्टैचू की जो फोटोज थी वो वायरल की गई, लेकिन अब आप जो फोटो देख रहे हैं वही स्टैचू है वैसे तो, पर आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या स्टैचू वाला नशे में था स्टैचू बनाते टाइम, जो उसने ये अनकंफर्टेबल सा स्टैचू बनाया। लेकिन नहीं, यहाँ वो नशे में नहीं था। इसका रीजन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको एक और बात बता दूं। उस टाइम के जो फोरेंसिक वाले लोग थे ना, उस टाइम के जो पुलिस थी या फिर स्केच आर्टिस्ट थे, सच में बहुत अजीब थे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कैबिन 28 वाली जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, उसमें भी जो स्केच बनाया गया था उसमें पुलिस वाले खुद बाबूजी बन गए थे कि हाँ जी हम ही तो स्केच आर्टिस्ट हैं, हम ही बनाएंगे। और यहाँ भी पुलिस वाले खुद आर्टिस्ट बने और उन्होंने खुद से ही एक सामने रखे सिर का स्केच हाथों से बनाया, और वो स्केच ये था। देखिए एक बार इसको आप खुद सोच कर देखिए, क्या आपको ये कहीं से स्केच लग रहा है और क्या आप इस स्केच को देखकर किसी इंसान को इस इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढ पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं। अब यहाँ पुलिस के उस स्केच को गलती से पुलिस द्वारा ही पब्लिक कर दिया गया था, वरना हमें कभी पता नहीं चल पाता कि इलिनॉय पुलिस इतनी मूर्ख और बेवकूफ भी हो सकती है। खैर, जब ये स्टैचू दुनिया के सामने आया तो लोगों का ध्यान फिर से इसके ऊपर गया, और फिर अब लोग इसको देखने लगे और सोचने लगे कि इसका ये चेहरा ऐसे क्यों बनाया हुआ है, इसकी लटकी क्यों हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के डॉक्टर्स ने ये कंफर्म कर लिया था कि इस महिला के शरीर के अंदर रेनैक सिंड्रोम नाम की बीमारी घर कर चुकी थी और वो इससे काफी लंबे समय से पीड़ित थी। जी हाँ, ये वही बीमारी है जिसके अंदर इंसान के शरीर की जो स्किन होती है वो लटक जाती है और बंदा उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। तो अब यहाँ पर वो जो पुलिस ने 30 से 50 साल की उम्र बताई थी, क्या वो सही थी या फिर गलत थी? क्या वो टाइम फ्रेम सही था? तो मेरा जवाब है गलत। इसका असल उत्तर आपको बाद में पता लगेगा। यकीन मानिए, जिसने भी ये स्टैचू देखा था उसको अपनी जिंदगी में हमेशा ये याद रहेगा कि उसने बहुत अजीब सी चीज देखी है। मेरे ख्याल से हो ना हो आपके अंदर भी एकदम से झटका सा लगा होगा इस स्टैचू को देखते ही, क्योंकि मुझे भी लगा था। और इसी वजह से इंटरनेट की दुनिया आज भी इस स्टैचू की फोटो को इस दुनिया की सबसे क्रीपीएस्ट इमेजेस में से एक मानती है। लेकिन इतने हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लिटरली वो खाली थे और अब उनको लग रहा था कि उनकी मेहनत इतनी वेस्ट गई, और यहाँ वेस्ट गई भी। कुछ हाथ नहीं लगा। किसी ने फ़ोन करके नहीं कहा कि ईना जेंडो उनका परिवार का एक हिस्सा है, उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी पत्नी है। किसी ने कुछ नहीं कहा। लिटरली पुलिस के हाथ खाली। जिसके बाद पुलिस ने माना कि ये लड़की जो मरी है, जिसका सर हमें मिला है, ईना जेंडो, ये जरूर एक अकेली इंसान होगी इस दुनिया में, और इसका कोई नहीं होगा, ना कोई दोस्त ना कोई परिवार, और अकेली का ही फायदा उठाकर किसी ने इसको टपका डाला। अब यहाँ पुलिस सोच रही थी कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि इसी के पीछे पड़े रहें, इस केस को बंद कर देते हैं और जस्ट इसे भी एक अनसॉल्व्ड केस ही मानते हैं। तो यहाँ वो बंद करने की, निपटाने की तैयारी में ही थे। तभी वहाँ की एक ग्रोसरी स्टोर से एक एम्प्लॉई जो वहाँ काम करता था वो सामने आता है पुलिस के और कहता है कि जनाब, हमारे ग्रोसरी स्टोर के बाथरूम में बहुत अजीब सी चीज़ लिखी हुई मिली है, आप जरा आकर एक बार देखिए। पुलिस अपना तामझाम उठाकर उसके बाथरूम में पहुँचती है और देखती है सामने बहुत प्यारी सी, बहुत खून भरी धमकी लिखी हुई है, और इस दीवार पर लिखा हुआ था सीरियल किलर, मार्च 93, 19 and counting, 5 men, 12 women, 2 children। अब यहाँ पुलिस को ये देखते ही हैरान होना पड़ा, क्योंकि वो सोच में पड़ गई कि ये कौन लिख गया कर। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये जो लिखा हुआ था दीवार पर वो खून से लिखा हुआ था। अब जिसके बाद खून की जांच की गई, क्योंकि सबके माइंड में अब ये घूम रहा था कि वो जरूर ईना जेन डो का खून होगा और इसके मर्डरर ने, इसके किलर ने जरूर यहाँ पर ये लिखा होगा। ऑब्वियसली उसने अपने आप को सीरियल किलर बताया है, लेकिन जब इस खून को मैच किया गया तो वो ईना जेंडो का नहीं था, वो किसी और का ही था। खैर, अब यहाँ पुलिस के कान फिर से एक बार खड़े थे, क्योंकि ये जो धमकी मिली थी अब पुलिस को वो बिल्कुल
कम टाइम में मिली थी, क्योंकि हाल ही में अभी वो सिर मिला था इना जेंडो का और अब ये धमकी मिली है, तो दोनों को लिंक करके देख रहे थे सभी। लेकिन पुलिस के हाथ फिर से खाली। पुलिस उस सीरियल किलर को नहीं ढूंढ पाई जिसने धमकी भरा खत यहाँ पर पुलिस को दिया था, जिसके बाद फाइनली वहां की पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। और बंद करते ही लोगों के माइंड से तो ये केस हट गया, लेकिन दिलों से नहीं हटा। और ऐसा ही एक दिल था डॉक्टर एमी माइकल नाम की इस स्टूडेंट का, जो कि न्यू हैम्पशायर में पहले स्टूडेंट थी और वहीं पर बाद में जाकर प्रोफेसर बनी। जी हाँ, उन्होंने इस केस के ऊपर अपनी जान लगा दी, लिटरली जान लगा दी, और यकीन मानिए उनकी मेहनत सफल भी हुई। अब वो ही इस केस को अच्छी तरह से सुलझाने वाली थी, क्योंकि अब एमी जो थी वो इलिनॉय की लोकल थी, वहीं की रहने वाली थी, तो उसका पर्सनली इस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए वो वहीं के एक लैब में गई और वहाँ जाकर सभी से रिक्वेस्ट करी कि मैं इस केस के ऊपर पर्सनली काम करना चाहती हूँ, तो मुझे आपकी लैब को यूज़ करने दें। तो किसी ने मना नहीं किया, आप कर सकते हो डॉक्टर हो ऑब्वियसली। तो वहाँ एमी ने अब काम स्टार्ट किया। ये बात है सन 2021 की, ध्यान रहे 2021 की। कांड हुआ था 1993 में। 2021 में एमी ने इस केस को फिर से खोला। अब यहाँ नई टेक्नोलॉजी की मदद से एमी ने इस महिला की यानी कि इना जेंडो की दोबारा से तस्वीर तैयार करी और अब की बार काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ एमी ने बनाई थी। जरा आप देख लीजिए, एमी ने जो सबसे पहली फोटो दुनिया के सामने रखी थी इना जेंडो की, वो ये थी। थोड़ा बहुत इसमें हम इंसान को पहचान सकते हैं कि ये आखिर कौन हो सकती है। लिटरली यहाँ पहली बार दुनिया को लगा कि हाँ, ढंग की तस्वीर सामने आई है। और अब यही फोटो इस केस को आगे लेकर जाने वाली थी। ये केस अब सुलझने वाला था। तो यहाँ सवाल अभी भी वही था कि इना जेंडो आखिर थी कौन। तो इस सवाल का जवाब मिला 11 मार्च 2022 के दिन। यही जो मार्च अभी गया है, 11 मार्च 2022 के दिन, जब पूरे 29 सालों से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था, जब इस इना जेंडो का कटा हुआ सर मिला था, उसके पूरे 29 सालों बाद हमें फाइनली इसका आंसर मिला कि ये महिला आखिर थी कौन। हमें पता है कि अमेरिका के लोगों का जो डीएनए डाटा है वो सरकार के पास रहता है, और किसी की भी तलाश करनी हो तो वो इसी डीएनए डाटाबेस की तरफ से मदद लेते हैं। और यहाँ भी एमी ने कुछ ऐसा ही किया। इना का जो डीएनए था उसको निकाला और फिर से अब अमेरिका के डाटाबेस में मैच किया। कहीं उसके परिवार का कोई तो व्यक्ति होगा जो इस डीएनए से मैच करेगा। तो यहाँ मैच हुआ और एक परफेक्ट मैच हुआ इना की बहन के साथ। इना की बहन से जब जाकर पूछा गया कि आखिर ये जो मैच है वो आपके साथ क्यों कर रहा है, ये डीएनए वाला जो इंसान है यानी कि ये जो इना जेंडो है वो आपकी क्या लगती है, तो यहाँ उसकी बहन ने सब कुछ बताया कि आखिर तब हुआ क्या था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ इना जेंडो का असली नाम सुजैन लंड था, जो कि 25 दिसंबर 1992 के दिन अपने घर से तकरीबन 8 मील दूर एक ग्रोसरी स्टोर से वापस आते हुए गायब हो गई थी। कैसे गायब हुई, चलिए उसके बारे में देखते हैं और इसका घर कहाँ था वो भी देखते हैं। अब यहाँ एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए। 1992 की बात हो रही है, मोबाइल नहीं था उस टाइम पर लोगों के पास। तो यहाँ सुजैन लंड ने स्टोर से ही अपनी बहन को फ़ोन करके बताया था कि मैं पहुँच चुकी हूँ ग्रोसरी स्टोर, मैंने ये सामान ले लिया है और कुछ लेना है तो बता। तो यहाँ एक बार तो उसकी बहन भी चौंक गई थी कि तू इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई, तेरे पास तो कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है। तो उसने यहाँ बताया था कि आते हुए उसको एक लिफ्ट मिल गई थी और वो लिफ्ट लेकर यहाँ तक पहुंची है और आते टाइम भी वो ऐसा ही कर लेगी, हो सकता है कोई से लिफ्ट मिल जाए। तो असल में सुजैन लंड का घर जो था वो क्राक्सविले टेनेसी में था, पूरे 175 मील दूर उस जगह से जहां उसका सर मिला था। तो यहाँ अब पूरे 250 मील दूर उसका सर वहां से कटकर यहाँ तक यानी कि इलिनॉय में उस फिट्जराल्ड नेशनल पार्क के जंगलों में कैसे पहुंचा। और इससे भी दिल दहला देने वाली बात यह थी कि जिस टाइम पर सुजैन गायब हुई थी उस टाइम पर सुजैन प्रेग्नेंट थी। उसके पहले ही 3 बच्चे थे, लेकिन अब फिर से वो प्रेग्नेंट थी, चौथा होने वाला था। लेकिन कैसे गायब हो गई एक महिला, कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है कि वो प्रेग्नेंट होते हुए इतनी दूर पहले तो शॉपिंग करने जा रही है, वो भी अकेले और वो भी पैदल, लिफ्ट के भरोसे। क्या कोई लिफ्ट के भरोसे अकेली महिला शाम के टाइम पर निकल लेगी? सुनसान इलाका ही था वहाँ पर, छोटे से कस्बे में ही तो रहती थी वो। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ और भी था जो यहाँ अभी तक सामने नहीं आया। खैर, उसकी बहन के मुताबिक उस शाम वो गई थी लेकिन वापस नहीं आई और उसके बाद से ही उसके पति और उसके बच्चों ने दशकों तक इंतजार किया सुजैन के मिलने का, लेकिन सुजैन नहीं मिली। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि सुजैन के साथ ये सब हो सकता है। उनको बस लग रहा था कि सुजैन
उनको छोड़कर चली गई है और अब वो वापस नहीं आएगी। मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे बात पता चली कि उनको पता लगा था कि ऐसे ऐसे इलिनॉय में एक महिला गायब हुई है। उस टाइम पर उन्होंने वो जो फोटोज़ पुलिस की तरफ से जारी किए गए थे, स्केच जारी किया गया था और वो स्टैचू वाली फ़ोटो जारी की गई थी, वो उन्होंने देखी थी, लेकिन उनको किसी भी एंगल से वो फ़ोटो और वो स्टैचू सुजैन का लगा ही नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था, माल फूक कर स्केच बनाते हैं, पहचान कोई नहीं कर सकता। बेचारा सुजैन का पति इतने दशकों तक, यानी कि पूरे 2.5-3 दशकों तक इस कंफ्यूजन में रहा कि उसकी पत्नी आखिर चली कहाँ गई। पूरा आसपास का जो समाज था वो उसी के ऊपर थूक रहा था, उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि इस आदमी की वजह से वो गायब हुई है, जरूर इसका हाथ है उसको गायब करने में। अब उसको तो बेचारे को पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन दुनिया है चुप नहीं रहती, किसी का मुंह हम बोलते हुए पकड़ नहीं सकते। और यहाँ इससे भी बदकिस्मती वाली बात यह है कि सुजैन का असली सच 11 मार्च 2022 को सामने आया, जबकि पिछले साल ही यानी कि 2021 अक्टूबर के महीने में सुजैन के पति की भी मौत हो गई थी। बेचारे को पूरी उम्र ये दुख रहा होगा कि उसको उसका सच पता नहीं चल पाया। काश वो थोड़े टाइम और जिंदा रहता तो उसको पता तो चल जाता आखिर कि उसकी पत्नी के साथ हुआ क्या था। खैर, जब क्रिसमस की उस शाम 1992 के दिन गायब हुई थी सुजैन, तो अगले ही दिन सुजैन के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी और पुलिस ने जांच भी करनी स्टार्ट करी थी। लेकिन अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, 25 दिसंबर 1992 के दिन ये महिला गायब होती है अपने घर से, जबकि इसका जो कटा हुआ सर है वो 27 जनवरी 1993 के दिन मिलता है। यानी कि 25 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी 1 महीना और यहाँ 2 दिन फालतू, यानी कि 1 महीना 2 दिनों तक ये लड़की मर चुकी थी क्या उसी टाइम पर? नहीं। पुलिस ने, फोरेंसिक ने ये प्रूव कर दिया था कि इस महिला की कंडीशन जो है सिर की वो बहुत अच्छी है और मतलब ही नहीं है कि 2 हफ्तों से ज़्यादा टाइम पहले इसकी मौत हुई हो। यानी कि 2 हफ्ते ही हुए होंगे इसकी मौत हुए, 2 हफ्ते भी उन्होंने ज़्यादा ही बोला था। तो मतलब कि बीच के 15 से लेकर 20 दिनों तक सुजैन थी कहाँ? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस केस को जानने के लिए हमें पता करना होगा कि आखिर सुजैन थी कहाँ। इसका जो कटा हुआ सिर था वो घर से 175 मील दूर मिला है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेरी जो थ्योरी यही कहती है कि इस महिला का किडनैप हुआ, ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ आते हुए जरूर या तो किसी ने जानबूझकर अपनी गाड़ी इस महिला के आगे रोकी होगी और कहा होगा कि आइए मैं छोड़ देती हूँ, कि आइए मैं छोड़ देता हूँ तुमको, लेकिन उसने इसके साथ पहले गलत काम वगैरह किया ही हो गया ओब्वियसली, और बाद में इसका मर्डर कर दिया। दूसरा, या हो सकता है यहाँ पर कि इसने खुद रुकवाया हो किसी गाड़ी वाले को और गाड़ी में बैठने के बाद सुजैन के साथ उस आदमी ने ज़बरदस्ती करी और बाद में मर्डर करके उसका सिर काटकर यहाँ 250 मील दूर इलिनॉय लेकर आया और झाड़ियों में फेंक दिया ताकि पहचान कभी हो ही ना। लेकिन अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि उस टाइम की पुलिस कैसे समझदार नहीं थी, कैसे फेल रही इना जेंडो और सुजैन की जो मिसिंग रिपोर्ट थी उन दोनों को मिलाने के लिए। 200 मील दूर ही तो थी वो, मतलब ये जो रिपोर्ट हुई थी, और पुलिस ने तो 500 से भी ज़्यादा मील के दायरे में जितनी भी रिपोर्ट थी सभी को खंगाला था। लेकिन मैं अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही दिल दहला देने वाली बात बताता हूँ। तो यहाँ पुलिस का उस टाइम पर दिमाग चला था, यहाँ हम पुलिस को गलत नहीं बताएंगे। पुलिस ने सुजैन और इना जेंडो को आपस में मैच करने की कोशिश करी थी, लेकिन इससे पहले कि वो सही से मैच कर पाते, मार्च 1993 में ही पुलिस के पास एक कॉल आती है और एक महिला बोलती है जिसने किसी बाहर के फ़ोन से, किसी पब्लिक फ़ोन से पुलिस को फ़ोन किया था और कहा था कि सुजैन लंड को ढूंढने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं सुजैन लंड ही बोल रही हूँ और मेरी मिसिंग रिपोर्ट आप प्लीज़ डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और मैं दुनिया के सामने वापस नहीं आना चाहती, मैं अपने घर वापस नहीं आना चाहती। तो ये शब्द थे उस कॉल पर बोले हुए, जिसकी वजह से पुलिस को भी इस पर विश्वास हो गया कि ऑब्वियसली अब महिला खुद बोल रही है कि वो वापस नहीं आना चाहती, तो हम इस एप्लीकेशन, इस मिसिंग रिपोर्ट पर क्यों ध्यान दें। तो उन्होंने वहाँ सुजैन की रिपोर्ट को साइड में रख दिया और यहाँ सुजैन से लिंक ही खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो महिला आखिर कौन थी जिसने मार्च 1993 में पुलिस के पास फोन करके कहा था कि वो सुजैन लंड बोल रही है। ये बात सुजैन की फैमिली को भी बताई गई और सुजैन की फैमिली को भी विश्वास हो गया कि जरूर उनकी जो माँ है, यानी कि सुजैन के बच्चों ने भी ये मान लिया कि उनकी मम्मी अब उनको छोड़कर जा चुकी है और वो वापस नहीं आएगी। बेचारा उसका जो पति था उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं तो यही सोच रहा हूँ। तो अब यहाँ आखिर हुआ क्या होगा सुजैन के साथ उस रात जिस रात वो गायब हुई थी, यानी कि 25 दिसंबर
1992 की शाम। तो यहाँ इस बात को समझने के लिए हमें ये चीज़ देखनी होगी कि सोचिए जरा एक बार, सुजैन के घर से वो ग्रोसरी स्टोर पूरे 8 मील दूर था, यानी कि तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर। अब 11-12 किलोमीटर पैदल चलकर तो कोई जाएगा नहीं, ऑब्वियसली, वो भी एक प्रेग्नेंट महिला, बिल्कुल नहीं। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि वो प्रेग्नेंट थी तो उसे घर पर आराम करना चाहिए था, क्यों निकली वो घर से बाहर सामान लेने के लिए, वो भी अकेली। दूसरी बात, क्यों उसने लिफ्ट को चुना, जबकि सभी को पता है कि लिफ्ट लेना कभी ना कभी हानिकारक हो ही जाता है। हमें इतना तो पता है कि वो ग्रोसरी स्टोर तक सही सलामत पहुंच गई थी, क्योंकि उसने वहां पहुंचकर अपनी बहन को फोन किया था। जिस टाइम पर वो पहुंची और जिसके थ्रू वो वहां पहुंची, जिस लिफ्ट के थ्रू वो वहां पहुंची, वो आदमी अच्छा होगा, उस बेचारे ने इस महिला को सही जगह पर ड्रॉप कर दिया। लेकिन वापस जाते हुए जिससे उसने लिफ्ट ली होगी वो उतना अच्छा नहीं था और उसने इसका गला काट दिया। वो आदमी आखिर था कौन? सुजैन का मर्डर आखिर किया किसने? ये सवाल तो आज भी बरकरार है, इसका जवाब आज तक हमें नहीं पता चल पाया। लेकिन कुछ और सवाल भी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला, वो महिला कौन थी जिसने वो फोन किया था? दूसरा, क्या वो महिला इन सब में इन्वॉल्व थी? क्या किसी महिला ने ही सुजैन का मर्डर किया है? तीसरा, वो जो बाथरूम पर लिखी हुई धमकी मिली थी पुलिस को उस ग्रोसरी स्टोर के बाथरूम के अंदर, वो आखिर किसने लिखी थी? क्या वो इन सब से कनेक्टेड थी? और चौथा, या फिर हम कहे सबसे जरूरी सवाल, सुजैन का बाकी का शरीर कहाँ है? क्या वो किसी ने दफना दिया या फिर कहीं वो चला गया या फिर कोई उसे शिकारी वगैरह खा गए? कहाँ गया आखिर वो? क्यों पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई? पुलिस ने सन 2022 में उसके घर वालों से पूछा कि क्या सच में उस टाइम पर सुजैन को रायनैक सिंड्रोम नाम की बीमारी थी? तो उसके घर वालों ने कहा थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी आपने दिखा रखी है। वो उसकी जो स्टार्टिंग थी और बहुत ना के बराबर ही लक्षण दिखते थे उसके चेहरे पर, वो भी तब जब वो हंसती थी तो उसकी थोड़ी सी स्किन लटकती थी, वरना वो अगर नॉर्मली चलती थी तो कभी भी उसकी स्किन नहीं लटकी। वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह ही दिखती थी, वो बहुत सुंदर थी। लेकिन जिस तरह से आपने उसका स्टैचू बनाया, भगवान ना करे कि स्टैचू को नजर लग जाए। 29 सालों बाद सुजैन की असली पहचान सामने आई, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद उसका असली जो मर्डरर है वो भी सामने आए। बेशक वो मर चुका हो, लेकिन कम से कम इस केस के अंदर हमें पता तो चलेगा कि आखिर उसको किसने मारा था। मेरा सबसे पहला और एकमात्र सस्पेक्ट है वही लिफ्ट देने वाला बंदा या फिर बंदी, जिसने भी सुजैन को लिफ्ट दी होगी ग्रोसरी स्टोर से घर जाते वक्त, उसी ने ये काम किया होगा। मेरा प्राइम सस्पेक्ट है वो। और बाकी देखते हैं आगे, जब ये केस सोल्व होगा तो आगे क्या होगा। आज भी ये केस ऑनलाइन दिलों में बसता है, लोग इसके ऊपर काम करते हैं, जाकर इलिनॉय में स्पेशल ढूंढ कर आते हैं कि उस टाइम पर आखिर हुआ क्या था। अब तो नई चीज़ पता लगी है लोगों को, यानी कि सुजैन की पहचान हुई है, तो केंटकी में भी जाते हैं वो लोग। इसके अलावा टेनेसी में भी बहुत सारे लोग इस केस की जांच करने के लिए जाकर आए हैं। खैर, इस केस से जुड़ी हुई 1-2 फोटोज़ ही हैं बस मेरे पास, जो आज रात को इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लग जाएगी रात को 9 बजे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ मुझे फॉलो जरूर कर लेना। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इट्स विरार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ यार, पॉडकास्ट वाला चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कल उसके ऊपर नई पॉडकास्ट आने वाली है और कल आई थी, यानी कि एक दिन छोड़कर आती है। आपके हाथ से सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए।